सभी को नमस्कार। लर्निंग बुक के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री एग्ज़ाम्स के लिए सामान्य हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आजकल नियमित तौर पर वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे भी कुछ एग्ज़ाम्स बाकी हैं, पीएचडी का भी कुछ काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या आ रही है वीडियोस बनाने में। लेकिन एक बार जैसे ही ये सारे काम ख़त्म होंगे तो मैं नियमित तरीके से फिर से वीडियो बनाने लगूंगा आप लोगों के लिए। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि पढ़ी थी, विसर्ग संधि के साथ हम लोगों ने संधि को समाप्त किया था। और इस वीडियो में और इसके कुछ आगे आने वाले वीडियोस में भी हम लोग वर्तनी पर ही बात करेंगे। और ये वीडियोस बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी का व्यावहारिक पक्ष है, किस तरीके से हम लोग भाषाई प्रयोग करते हैं, उस पर ये बहुत ज़्यादा निर्भर है और बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि जो हम लोग अपने निजी जीवन पर या अपने आसपास के जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं, हम लोग देखते हैं या हम लोग लिखते हैं हिंदी के शब्द या हिंदी की वर्तनी, उससे जुड़ा हुआ है ये वीडियो। तो हमारे जीवन के व्यावहारिक पक्ष में काफ़ी कुछ ये सब आ जाता है कि किस प्रकार हम लोग किसी शब्द को बोलते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले वर्तनी को अंग्रेज़ी में स्पेलिंग कहते हैं और उर्दू में हिज्जा कहते हैं। वर्तनी मतलब सीधे सीधे ये समझिए कि स्पेलिंग, कैसे हम लोगों को सही से शब्द को लिखना है, कहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी, र नीचे कहाँ पे लगेगा, ऊपर कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे हलंत लगना है, कहाँ पे ई का स्वर लगना है, कहाँ पे ई का स्वर लगना है, उ का स्वर, ऊ का स्वर, आ का स्वर, सभी तरीके से। और कौन सा व्यंजन कहाँ पे आएगा, इसके पहले कौन सा व्यंजन आएगा, बाद में कौन सा व्यंजन आएगा, पहले बाद में कौन सा स्वर आएगा, कहाँ कहाँ पे हम लोगों से त्रुटि होती है, वो सब कुछ इस वीडियो में और इस वीडियो की आगे आने वाली जो भी श्रृंखला होंगी वर्तनी की, उसमें सब कुछ कवर किया जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है हम लोगों को। अंग्रेजी में वर्तनी को स्पेलिंग कहते हैं, उर्दू में हिज्जा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तनी ही कहेंगे और कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इसकी शुद्धता और अशुद्धता जो है वो दो बातों पर निर्भर करती है। वर्तनी की शुद्धता और अशुद्धता दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, उच्चारण, मतलब हम लोग कैसे बोलते आ रहे हैं या हम लोगों ने कैसे बोलना सीखा है उस शब्द को, ये हो गया हमारा उच्चारण। दूसरा हो गया अध्ययन और अभ्यास, मतलब अगर किसी शब्द को हमसे पढ़ने में गलती हो गई है और वो शब्द हमें वैसे ही याद हो गया है तो हम जिंदगी भर उसे वैसे ही बोलते रहेंगे जब तक हमें कोई सही न करे। और अभ्यास मतलब कितनी बार हमने उस शब्द को वैसे ही कहा है। अगर हम लोगों ने सही कहा है तो कितनी बार उस शब्द को सही कहा है या उसे सही कहने का हमें अभ्यास है या नहीं है। अगर गलत कहा है तो कितनी बार गलत कह दिया है और क्या हम लगातार उसी अभ्यास को दोहराते चले आ रहे हैं या नहीं। तो दो ही चीज़ों पर शुद्धता और अशुद्धता निर्भर करती है। तो वर्तनी के जो दोष हैं उसको शुद्ध करने के लिए कुछ नियम हैं। तो अब हम लोग नियम देखते हैं कि वर्तनी को शुद्ध कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि वर्तनी जितना बोलने में सही होनी चाहिए उतना ही लिखने में भी सही होनी चाहिए। तभी जो हमारे एग्ज़ाम हैं या अगर हम लोग कहीं काम करते हैं किसी कार्यालय में या किसी स्कूल में या किसी विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय में, तो हम लोग को वहाँ पे शर्मिंदगी न झेलनी पड़े कि अरे यार तुमको तो इतना लिखना नहीं आता। तो इस वजह से वर्तनी को लिखना भी सही होना चाहिए और बोलना भी सही होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले नियम से, और वो पहला नियम है वर्णों की लिखावट में शुद्धता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्णों को हम लोग गलत तरीके से लिख ही रहे हैं। अब उदाहरण हम लोग देखते हैं। एक तरफ आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है सही, तो जो सही तरीके से लिखने का तरीका है वो लिखा हुआ है एक तरफ, और एक तरफ लिखा हुआ है गलत। गलत तरीके से हम लोग किस प्रकार लिखते हैं। तो सबसे पहला है ख। इसको सही तरीके से लिखने का
तरीका आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं किस प्रकार इसे लिखा जा सकता है सही, कि ख को पूरा जुड़ा होना चाहिए और उसकी पाई पूरी नीचे तक होनी चाहिए, ख को अलग अलग नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ जहां आप लोग देख सकते हैं कि गलत लिखा हुआ है, वहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि र और व लिखा हुआ है। इस प्रकार बहुत से लोग लिखते हैं, बहुत से लोग। मतलब मैंने अपने स्कूल जीवन में और अपने महाविद्यालय अब जो मैं आ गया हूं उसमें भी, और विश्वविद्यालय के जीवन में भी, मैंने अपने जितने भी साल अपने बिताए हैं इसमें मैंने कई बार ये देखा है कि लोग ऐसे ही ख को लिखते हैं जो गलत तरीका है, र और व करके। अब मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं ऐसा कोई वाक्य जिसमें आपको ख और र व दोनों का एक साथ प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक वाक्य देता हूं, मैंने उन्हें खाना खिलाकर रवाना कर दिया। तो यहां पे ख और र व दोनों आ गया ना। लेकिन अगर आप र व की ही तरीके से लिख रहे हैं तो आपका लिखा हुआ कैसे होगा? मैंने उन्हें रवाना खिलाकर रवाना कर दिया, या मैंने उन्हें रवाना रविला कर रवाना कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा वाक्य बन जाएगा एक प्रकार से, जिसपे आपको क्या बताएं, वो सामने वाला आपको क्या कह के जाएगा जिसने आपको ये वाक्य लिखने को दिया होगा या जो पढ़ रहा होगा वाक्य। तो इस प्रकार ये गलती हमें नहीं करनी है, हमें ख को एक साथ जोड़ कर लिखना है। तो ख हमेशा जुड़ा हुआ होगा एक दूसरे में, र व अलग अलग नहीं होगा। खाना और रवाना दोनों का अर्थ ही अलग हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं ध। तो ध में क्या होता है कि जो ऊपर का भाग ध का मुड़ा होता है वहां पे पूरी शिरोरेखा नहीं होती है। पहले क्या होता था कि ध आप लोग कोष्ठक में बिल्कुल दाहिने हाथ पर आप लोग देख सकते हैं जहां पे घ का भ्रम के बाद ध लिखा हुआ है, पहले ध को ऐसे लिखा जाता था। तो इसमें क्या होता था कि अगर गलती से भी शिरोरेखा ऊपर पूरी खिंच गई तो वो घ हो जाता था। इस वजह से ध को ऊपर से मोड़ा जाने लगा ताकि उसमें घ होने का भ्रम ना आए। लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी ध के ऊपर पूरी शिरोरेखा खींच देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, गलत है। तो ध के ऊपर शिरोरेखा पूरी नहीं होगी, जो मुड़ा हुआ भाग है उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं होती है। इसी प्रकार होता है भ में, जो अगला उदाहरण है हमारा। भ में भी शिरोरेखा पूरी ऊपर नहीं होती है। पहले भ को कैसे लिखा जाता था? कोष्ठक में आप लोग आगे देखे हुए लिखिए, क्षमा करिएगा, कोष्ठक में आप लोग आगे लिखा हुआ देखिए कि म का भ्रम के बाद भ को पहले ऐसे लिखा जाता था, पहले मोड़ा नहीं जाता था। तो अगर शिरोरेखा ऊपर खिंच गई तो वो म हो गया, तो भ तो गायब हो गया, भय से मैं हो गया, तो ये तो समस्या आ गई। तो इस प्रकार भ को भी मोड़ा जाने लगा। तो भ को जब मोड़ा जाने लगा तो भ के ऊपर शिरोरेखा पूरी नहीं खींची जाती है। पहले भी नहीं खींची जाती थी, अभी भी नहीं खींची जाती है, लेकिन अब जब मोड़ा जाने लगा है तो उसे पहचानने में थोड़ी आसानी होती है। फिर भी शिरोरेखा पूरी नहीं खींची जाती है भ के ऊपर, उससे म होने का भ्रम होता है। अब अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं द्य का, विद्यालय वाले द्य का। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी होता है घ होने का भ्रम। तो या तो आप द्य सही से बनाइए, जिस प्रकार उसे बनाया जाता है आप लोग जैसे वीडियो में देख सकते हैं, थोड़ी सी डंडी नीचे खिंची होगी जहां से द्य शुरू हो रहा है और उसके बाद बनाया गया है द्य। तो या तो वैसे बनाइए, नहीं तो द के नीचे हलंत और य लिखिए अगर ज्यादा समस्या हो रही है तो। नहीं तो फिर वो घ से उसका भ्रम होने लगता है, घ की तरह दिखाई देने लगता है। तो ये हमारा हो गया द्य। जैसे विद्यालय, या आप लोग विद्यालय को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चाहे द्य आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप द्य द के नीचे हलंत और य लगा के लिख लीजिए, दोनों सही है, दोनों में दिक्कत नहीं है। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, वो आधे द और द का उदाहरण है। छ में और उनमें बहुत ज्यादा भ्रम होता है, बहुत ज्यादा। तो बेहतर यही होता है कि द के नीचे हलंत और द पूरा लगा के लिख लिया जाए, छ में उसको भ्रमित न हुआ जाए। तो इस प्रकार जैसे उद्देश्य जैसे बाद वाला जो लिखा हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं, दोनों सही है। फिर आता है ध, मतलब आधा द और ध। तो इसमें क्या होता है कि द तो लोग बनाते हैं, अब द बनाने के बाद घ जैसे बना देते हैं उसमें, तो वो गलत तरीका है।
उसमें भी द के नीचे ध ही बनाना है। अगर वैसे लिख पा रहे हैं तो वैसे लिखिए, नहीं तो द के नीचे हलंत और ध लिख दीजिए, वो सही हो जाएगा। दोनों ही गलत नहीं होंगे। जैसे प्रसिद्ध दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, द के नीचे ध लिख करके भी और द के नीचे हलंत लगा करके ध लिख करके भी, दोनों ही सही हैं। तो ये तो हमारा पहला नियम हुआ कि वर्णों की लिखावट में हम लोगों को शुद्धता रखनी पड़ती है। दूसरे नियम पे आते हैं, उच्चारण में अ का भ्रम। इसमें क्या होता है कि किसी शब्द के पहले विशेषकर कि ऐसा शब्द जो आधे स से शुरू हो रहा होता है, उसमें विशेषकर कि ये त्रुटि होती है। उसमें क्या होता है कि अ लोग बहुत ज्यादा बोल देते हैं या अ का स्पष्ट उच्चारण कर देते हैं उसके साथ। तो इसमें क्या गलत तरीका है कि अ का स्पष्ट उच्चारण नहीं होना चाहिए, ये गलत है। उच्चारण में अ का भ्रम का मतलब ही यही है कि वहां पे अ है ही नहीं, फिर भी अ का उच्चारण आ रहा है। अब या तो इसमें आप अ को बहुत हल्का सा या एकदम झटके के साथ बोलिए। अगर पूर्व में अ नहीं है, ये तभी त्रुटि होती है। अगर पूर्व में अ है फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, त्रुटि तो होगी ही नहीं। अगर अ लगा हुआ है तो आप अ बोलिए, लेकिन अगर अ नहीं लगा हुआ है तो भी आप अ बोलिए, तो ये गलत है। तो इसमें या तो अ को बहुत हल्का बोलिए, उसका स्वर बहुत हल्का, ध्वनि बहुत ही हल्की होनी चाहिए, या झटके के साथ बोला जाना चाहिए, तो उसमें त्रुटि कम हो सकती है। अगर आप अ का स्वर ना लगा करके बोल पाए ये तो सबसे अच्छी बात होगी, लेकिन अगर लग रहा है किसी तरीके से तो कोशिश करिए कि झटके के साथ या बहुत ही हल्का बोलिए उसमें। अब जैसे कई सारे उदाहरण हैं इसके, आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है बोर्ड पे स्थान। अब इसका उच्चारण होना चाहिए स्थान, लेकिन लोग बोलते हैं अस्थान। तो अस्थान कौन सा शब्द है भाई? दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, स्मारक, अस्मारक बोलेंगे लोग। तो ये बिल्कुल ही बहुत ही सुनने में बहुत गलत लगता है, और बोलते बोलते उच्चारण करते करते वही चीज हमारे लिखने में आ जाती है, तो हमसे लिखने में भी त्रुटि हो जाती है। तीसरा उदाहरण हम लोग स्कूल देखते हैं। तो कई सारे लोगों को, विशेषकर कि गांव देहात के क्षेत्र में आप लोग जाएंगे, हम लोग भी गांव देहात के ही क्षेत्र से, हम लोग बहुत मुंबई से नहीं आए हुए हैं, लेकिन उसमें भी हम लोगों से भी ये गलतियां होती हैं हमारे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कुछ अध्यापक भी इसे ऐसे ही प्रयोग करते हैं। स्कूल जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो ये तो भाई ठीक है, आप स्कूल जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, लेकिन वैसे वो स्कूल जाना होता है और स्नान करना होता है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। फिर किसी किसी शब्द में अगर अ का आप स्वर लगा देंगे तो मतलब ही बदल जाएगा बिल्कुल। जैसे अस्थाई, अस्थाई रूप से, अस्थाई रूप से मतलब परमानेंट ना हो, टिका हुआ ना। स्थाई मतलब टिका हुआ, परमानेंट, ठीक है। जैसे हमारा ये स्थाई मकान है, हमारा ये अस्थाई मकान है, मतलब ये हमारा हमेशा के लिए मकान नहीं है, हमने किराए पे लिया हुआ है भाई। तो ये समस्या होती है, ये गड़बड़ी हो सकती है। उच्चारण इसका है स्थाई, अस्थाई नहीं है। ऐसे ही स्पर्श, अस्पर्श नहीं है। स्पर्श मतलब नहीं छूना, स्पर्श मतलब छूना, मतलब उल्टा हो गया। अ का स्वर लगा देने से ही मतलब उल्टा हो गया, तो इसका उच्चारण है स्पर्श, अस्पर्श नहीं। स्पर्श बहुत ही गलत है, खराब भी लगता है, और अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है कि आगे जाकर के कि आप लोग इस पर ध्यान देंगे। इसी प्रकार स्त्रोत, तो कई लोग बोलते हैं अस्त्रोत, गलत है। स्थूल, तो कई लोग बोलते हैं अस्थूल, बहुत ही गलत है, बहुत ही खराब लगता है ये चीज बोलने में खराब है ही। फिर वही जो मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे हमें लिखने में भी वही त्रुटि आ जाती है। तो ये हमें ध्यान देना है, ये हमें त्रुटियां, हमें ये गलतियां नहीं करनी है। नहीं तो जब हम लोग परीक्षा देने जाते हैं और उसमें मान लीजिए कि स्पर्श, अस्कूल, अस्थाई, अस्थूल, स्नान लिखा हुआ है, तो हम लोग उसे ही सही मान के चले आते हैं, क्योंकि हम लगातार वही चीज बोलते चले आ रहे हैं, तो हमारी आदत में वही है। तो दिमाग हमारा वही कहता है कि अरे यार ये तो सही है, स्थान नहीं है अस्थान होता है। हमेशा हमारे पिताजी बोलते हैं, हमारी माताजी बोलती हैं, हम खुद बोलते हैं, हमारे बच्चे भी बोलने लगे हैं, तो अस्थान होता है। तो अस्थान लगा के हम लोग चले आएंगे और स्थान देख करके एग्जामिनर हमारा 2 नंबर सीधे काट लेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमें इसी चीज को ध्यान देना है जो सही है। तीसरा भ्रम होता है ई और ई का। ये भ्रम बहुत ज्यादा है, मतलब
अ का भ्रम तो है ही है, लेकिन बहुत ज्यादा ई और ई का भ्रम भी होता है। इसी प्रकार उ और ऊ का भ्रम भी होता है, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और भी जो नियम होंगे वो हम लोग अगले वीडियो में देखते रहेंगे। तो ई और ई का जो भ्रम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है कि ई के स्थान पर ई का उच्चारण हो जाता है, या ई के स्थान पर ई का उच्चारण हो जाता है, चाहे वो हमारा लगातार का अध्ययन रहा हो या अभ्यास रहा हो, या हम लोग मुख सुख के लिए बोलते हों, इस वजह से त्रुटि हो जाती है हमसे। उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे मति, तो यहाँ पे ई को झटके से बोला गया मति, ठीक है। गति, तिथि, बुद्धि, मारुति। अब ठीक है, अभी मैं आपको इसका बताऊंगा कि क्यों ऐसा मैंने लिखा है, अपना नाम भी मैंने लिख दिया है, हालांकि ये मेरा नाम नहीं है, भगवान बजरंगबली का नाम है। तो जय बजरंगबली बोलते हैं और इसको समझते हैं। तो मति को मति बोल देते हैं लोग, मेरी मति मारी गई थी। तो ठीक है, आपकी मति मारी गई थी, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी मति को सही कर लीजिए और मति पे आ जाइए, ठीक है। आप बहुत गति में चल रहे हैं, तो वो गति नहीं होता है, गति होती है। ये कौन सी तिथि है, तो तिथि नहीं होता है। अब देखिए, हमेशा अंतिम के स्वर पर ई के स्थान पर ई का उच्चारण हो रहा है, जो त्रुटि होती है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो मति हो गया, गति हो गया, तिथि हो गई। कुछ लोग तो तिथि भी बोल देते हैं, मतलब पता नहीं क्या उनके मन में आता है कि ठीक है तिथि ज्यादा अच्छा लग रहा है, तिथि बोल देते हैं। हम लोग ज्यादा आगे बढ़े हुए माने जाएंगे, ज्यादा एडवांस्ड माने जाएंगे हम लोग, तो इसलिए हम लोग तिथि बोलते हैं। चलिए, तो यह भी गलत है, तिथि होता है। ऐसे तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या, तो बुद्धि होता है, बुद्धि नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। कई लोग बोलते हैं, अब मैं आता हूं भगवान के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे, मारुति। तो कई लोग इसको बोलते हैं मारुति। कई लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये नाम किसका है, इसी में भ्रम हो जाता है उनको कि ये हनुमान जी का नाम है, गणेश जी का नाम है। तो मारुति नहीं होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा से कार कंपनी जो है हमारी मारुति सुजुकी, उसका नाम बोलते चले आ रहे हैं, अरे मारुति 800 लिए हुए हैं। तो मारुति 800 ठीक है, मारुति स्विफ्ट अलग है, लेकिन वो भी मारुति ही है, मारुति नहीं है। फिर अगला नियम, मतलब इसी में ई और ई का जो भ्रम है, उसी में एक चीज और आ जाती है कि अनावश्यक रूप से हम लोग ई का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ शब्दों को बोलने में हम लोग अनावश्यक रूप से ई का प्रयोग कर देते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम लोग लगातार उसे वैसा ही सुनते चले आ रहे हैं, या हमारा अभ्यास ही वैसा हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सही है, सही क्या है, स्त्री, प्यास, क्या, क्यों, वापस, पहला, ये सारे हमारे सही वर्तनी हुई, सारे शब्दों की सही वर्तनी। मैं सिर्फ वो बता रहा हूं कि ई का प्रयोग, वैसे स्त्री में अगर ई लगा दिया जाए तो उसका मतलब अलग हो जाता है, वो हमारी प्रेस करने वाली आयरन हो जाती है। स्त्री वो अलग हो गई, वो भी सही शब्द है, लेकिन यहां पर अनावश्यक रूप से उसका प्रयोग आ जाता है बोलने में ही। अब स्त्री को स्त्री बुलाएंगे तो वो सुनेगी एक नहीं, मारेगी अलग, क्योंकि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। मजाक अपनी जगह पे है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा स्त्री का उदाहरण हो गया। स्त्री में अगर स्त्री लगा देंगे तो मतलब ही अलग हो गया। एक स्त्री है जो हमारी महिला है या पत्नी है या कोई भी है, मतलब स्त्री मतलब वो आपका जेंडर हो गया एक हिसाब से, और स्त्री मतलब प्रेस हो गई। तो यहां पे तो बहुत ही अंतर आ जाता है, अनावश्यक रूप से ई का प्रयोग करने से कितना अंतर आ गया। अब जैसे फिर हम लोग ये भी प्रयोग करते हैं, प्यास मान लीजिए हम लोग को है, तो हमको प्यास लगी है, तो प्यास कुछ भी नहीं होता है, वो प्यास होता है। ऐसे ही प्याज को जब बोला जाता है तो लोग प्याज बोलते हैं, वो भी गलत है। प्यास और पियास, ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही प्याज और पियाज, वो भी गलत है, वो भी वर्तनी में पूरी तरीके से उसकी अशुद्ध है वर्तनी, बिल्कुल ही गलत है। और जैसा कि मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि चाहे वो गांव देहात के लोग हो, ग्रामीण अंचल के लोग हो, चाहे वो शहरी अंचल के लोग हों, अगर अभ्यास या अध्ययन या उच्चारण हमेशा से गलत हो गया है तो आप हमेशा से गलत ही बोलते आएंगे, और अंत में जाकर के आप गलत उत्तर भी लगा देंगे, गलत लिख भी देंगे, ठीक है। तीसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, क्या। तो कई लोग बोलते हैं किया,
ये तुमने किया किया, तो किया किया नहीं होता है, वो क्या किया होता है। ऐसे ही क्यों, तो क्यों को बहुत से लोग बोलते हैं क्यों, ये तुमने क्यों किया। तो ठीक है, बस यही ध्यान देने वाली चीज़ है। मैं इसीलिए सारे वाक्य प्रयोग कर रहा हूं ताकि आपको सही से अंतर समझ में आ जाए। तो क्यों है वो। फिर इसी प्रकार आता है वापस, तो कई लोग बोलते हैं वापिस, इसको जरा वापिस कराओ, तो वापिस नहीं होता है, वो वापस होता है। इसको वापस कराओ, या वो वापस लौट गए, या हम वापस जा रहे हैं, वापिस नहीं जा रहे हैं। मुख सुख के लिए हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है वर्तनी के तौर पर। और अंतिम उदाहरण हम लोग देखते हैं पहला। अब पहला को कुछ लोग पहिला भी बोलते हैं और कुछ लोग पहला भी बोलते हैं। तो पहला या पहिला लिख भी देते हैं वैसे ही, तो वो वर्तनी के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही अशुद्ध है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये नियम जो हैं ये समझ में आ गए होंगे। और अगर देखा जाए तो हमने व्यावहारिक तौर पर हम लोग क्या बोलते हैं उसको बहुत ज़्यादा इस वीडियो में कवर किया है, तो समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। सामान्य सी ही चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अध्ययन चाहिए, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए और उच्चारण का प्रयास चाहिए। इसी आशा के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें लर्निंग बुक। अगले वीडियो में फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।